और बिना मसाले वाली बता देता हूं, ठीक है? ठीक है, बिना मसाले वाली आपको रियलिटी में बता देता हूं, ठीक है? हम जब 11वीं क्लास में थे, 11th क्लास में, ठीक है, तो हमें एक महिला मित्र पसंद थी, ठीक है, जो हमसे 4 साल बड़ी थी, ठीक है, 4+। अब ये नहीं पता कैसे लिखते, लेकिन ठीक है। तो उनसे बात होती थी, ठीक है। कई बार ऐसी बातचीत में ये हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आईआईटीज, ठीक है, आईआईटीज अच्छे कॉलेज होते हैं। मैंने कहा होते होंगे, ठीक है। मेरे फादर खुद आईआईटीएन है, ठीक है, लेकिन मेरा कभी भी वैसा इंक्लिनेशन नहीं था। फिर मैंने उनको 3-4 बार ये बात बोलते हुए सुना और मेरे को लगा कि शायद इस चीज को पाने से, ठीक है, लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो 11th क्लास में मेरा जो स्कूल था वो अच्छा स्कूल था, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, ठीक है। 12वीं का मेरा जो 12th का जो मेरे 10वीं में जो रिजल्ट था वो उन महिला मित्र को देख के ही पढ़ाई मैंने करी थी, ठीक है। उनका 92.8 का परसेंटेज था और मेरा 94% के आसपास आया था, ठीक है। 12th क्लास में उनके 87 हुए थे, मेरे 97 हुए थे, हम बढ़ गए आगे, ठीक है। तो 12वीं क्लास का जब हमारा रिजल्ट आया तो मैंने जेई का एग्जाम दिया था। जेई के एग्जाम में, ठीक है, उस समय पहली बार EML लिस्ट आई थी, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, ठीक है, 2009 की बात है। और उस समय मैंने कोचिंग कुछ भी नहीं करा था, कोई ट्यूशन भी नहीं पढ़ता था। मैं जितना मेरे को पढ़ाया गया मैं उतना ही चुपचाप पढ़ता था, काफी सारी चीजें नहीं भी पढ़ी। लेकिन एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में उस समय जेई के आसपास 7,000 के आसपास आपकी जेई में रैंक आती थी, ठीक है, जेई में रैंक दी जाती थी। और उसके बाद एक एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट थी जिसमें मेरा रैंक आया था आई थिंक 8,000 के आसपास। मतलब अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया AIR रैंक अगर देखी जाए, अगर मैं इसी के हिसाब से देखूं तो 15,000 के आसपास के मेरे रैंक थी। और AIEEE में उस समय जो जेई मेंस आपका होता है, जेई मेंस में उस समय मेरी आई थी 22,000 रैंक, ठीक है, 22,000 उस समय के आसपास की रैंक थी। मतलब मेरे को मिल जा रहा था जेई मेंस से अच्छा एक कॉलेज, आप उस समय AIEEE कहते थे, अच्छा मिल रहा था। फिर मैंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया कि नहीं यार, कॉलेज तो आईआईटी वाला ही चाहिए था, ठीक है। तो मैंने वहां पर डिसाइड किया कि ड्रॉप करेंगे। अब मेरे को यह बात नहीं पता थी कि ड्रॉप करते कैसे हैं, हाँ, ठीक है, ड्रॉप करते कैसे हैं और कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो उस समय इंटरनेट भी ज्यादा नहीं था, तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा, तो उस फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि कोटा में, ठीक है, कोटा में बंसल क्लासेस करके कोचिंग है और बहुत अच्छी कोचिंग है, वहां पर जाके तुम तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा जेई में ये एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में ये आ गया था, तो मेरे को वो भी मिल गया था, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप मिल गया था। उस समय की जो मेरे को स्कॉलरशिप के बाद फीस जो पड़ी थी आई थिंक 60,000, 50,000 या समथिंग 60,000 के आसपास की फीस पड़ी थी, ठीक है। हाँ, 6,000 60,000 के आसपास की मेरी फीस पड़ी थी पूरे एक साल ड्रॉपर की, ठीक है। और मेरे को जो फर्स्ट बैच मिला था दैट वाज X9, ड्रॉपर में X9 बैच मिला था, ठीक है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कोटा में किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, कितना होमवर्क होता है, कितना लोड होता है, कितना स्ट्रेस होता है, घर की होम सिकनेस होती है, ठीक है। और 2 बजे के आसपास जब भीड़ निकलती है, ठीक है, 2 बजे के आसपास जब पूरे लंच के टाइम की भीड़ निकलती है, वो एक अलग स्ट्रेस होता है, ठीक है। और आपकी कोई पर्सनल लाइफ होती नहीं है, आप जाते हो, पढ़ते हो, खाते हो, सोते हो, पढ़ते हो, एक अजीब से लूप में आप हमेशा रहते हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया और वेक्टर्स और बहुत बेसिक सी चीजें हमें पढ़ाई गई थी, ठीक है। उसमें वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सब सारी चीजें वहां नहीं पढ़ाई जाती। बेसिक मैथ्स में भी सिर्फ वेक्टर्स पढ़ाया जाता है, ग्राफ जो आप लोग सोचते हो कि इतना पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं पढ़ाया जाता वहां पर, ठीक है। सीधे ड्रॉपर्स में वो सीधे स्टार्ट होता है, वेक्टर्स पढ़ाते हैं और सीधे काइनेमेटिक्स, सीधे, ठीक है। तो पढ़ाई स्टार्ट करी। मैंने फर्स्ट दिन से सोच रखा था कि नहीं, एक अच्छा सिलेक्शन लेके जाना है यहां से। तो मैं केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगाता था, फिजिक्स पे भी लगाता था, मैथ्स स्टार्टिंग का जोश था लेकिन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब जर्नी के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला जब टेस्ट आया तो मेरे को X9, मेरी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरे को वापस X9 बैच ही मिला। बहुत डिमोटिवेटिंग था, सेम बैच में रहने में भी बहुत डिमोटिवेशन लग रहा था, ठीक है।
लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। मेरे को जितना समझ आता था, जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, मैं घर पे भी ज्यादा नहीं बताता था अपने स्ट्रेस के बारे में, लेकिन जितना मेरे से हो पाता था मैं उतना पढ़ लेता था। ठीक है, मेरे को अगर लग रहा था कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं छोड़ देता था। मैं इतना ज्यादा उस टाइप का स्ट्रेस नहीं लेता था। ठीक है, कि बैकलॉग हो गया है या फिर ये हो गया है। मैं ग्रुप स्टडीज पर भी बिलीव नहीं करता था। कई सारे बच्चे वहां पर क्या होते हैं, दोस्त दोस्त बन जाते हैं, कहते भाई चलो ग्रुप स्टडी करेंगे, रात को एक साथ बैठ के करेंगे, और गपियाना ही होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मैं ग्रुप स्टडी पर भी बिलीव नहीं करता था। मेरे को लगता था कि यार मैं अपना आराम से बैठूंगा, शांति से बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोसेस रहा धीरे 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 धीरे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को एक कहते हैं ना कि एक फेक दुनिया टाइप की बन जाती है आईआईटी के बारे में दिन भर सोचना। ठीक है, क्योंकि उस टाइप से ओवर हाइप कर दिया था कि आईआईटी में ये है वो है एंड ऑल सारी चीजें। तो X9 में जब टेस्ट वेस्ट होने लगे धीरे धीरे, तो मैं X9 के बाद X5 में गया, X5 के बाद मैं X3 में गया। मेरा लास्ट बैच X3 पर मेंटेन हो गया था, और टेस्ट देते देते आखिरी तक मेरी जो रैंक आ रही थी वो 100 के अंदर आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब इट वॉज अ गुड रैंक। अब कई लोग सोचेंगे 100 के अंदर टॉप रैंक में आने के बाद भी आपका सिलेक्शन में आखिरी लास्ट रैंक क्यों? आखिरी में बच्चा टेस्ट नहीं देता है, बहुत ही कम सिलेक्टेड बच्चे टेस्ट दे रहे थे, सिलेबस फुल सिलेबस के टेस्ट हो रहे थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि कम बच्चों में रैंक अच्छी आ जाएगी। लेकिन मेरे को यह बात तब तक नहीं पता थी जब तक मैं घर नहीं आया। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूं, क्योंकि आखिरी में मैं जब टेस्ट देता था, फर्स्ट टेस्ट में मेरी रैंक आई थी 4000 के आसपास। ठीक है, 4000 नहीं, 2500, 2200 के आसपास रैंक आई थी। फिर बढ़ते बढ़ते जब मैं टॉप 100 में आ गया तो मेरे को अपने आप सेल्फ मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छे से तैयारी चल रही है मेरी, भले मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ रखी है लेकिन अच्छे से तैयारी चल रही है। जेई का जब मैंने वहां पर कोटा में, आप सभी लोगों को शायद नहीं पता होगा कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज बहुत सारी चीजों के अलावा भी आपको चीजों को फेस करना पड़ता है। कोटा में 2-3 बार मेरी लड़ाइयां भी हुई। ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा का खून गर्म खून रहता था, तो ऐसा लगता था कौन है। ठीक है, 2 बार पुलिस केस भी हुए, घर वाले भी आए, बहुत सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट हुई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देता था। अगर मैं लड़ाई भी कर लेता तो मैं घर जाके वापस अपने रूटीन को जरूर फॉलो करता था, मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, आखिरी तक आते आते फरवरी में हमारे पास वहां पर सिलेबस खत्म हुआ, मार्च में हम लोग घर आ गए थे। और मार्च में जब मैंने जेईई एडवांस का दोबारा पेपर दिया था तो मेरे 230 या 232 मार्क्स के आसपास, नहीं कुछ इसी की रेंज में ही मेरे मार्क्स आए थे, और मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरी शायद अच्छी रैंक आ जाएगी। ठीक है, 1000 के आसपास के रैंक में एक्सपेक्ट कर रहा था, आई 5000 के आसपास थी। ठीक है, लकीली एक कॉलेज मिल गया, और कॉलेज में मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा कि मेरे को क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, मैं बस कॉलेज चला गया उस महिला मित्र के चक्कर में। ठीक है, धनबाद पहुंच गए टैग के चक्कर में, फिर वो महिला मित्र चली गई लाइफ से, और फिर हम फंस गए वहां धनबाद में। ठीक है, 2 साल बहुत डिमोटिवेटेड रहे, कि ऐसा लग रहा था कि हमें करना ही नहीं था, ये तो बस ऐसी देखा देखी आ गए। ठीक है, कि हाइप बना रखा था कॉलेज में, ये वो फलाना ठिकाना। किसी तरीके से चीजें संभाल के कॉलेज से बाहर निकले हैं। ठीक है, बहुत गलत संगति भी थी, बहुत सारी चीजें खराब भी थी, लेकिन कॉलेज से पार होने के बाद धीरे धीरे चीजें समझ आनी स्टार्ट हुई कि लाइफ जीने के लिए अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको काटना ही है, आपको मेहनत करनी ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। और उसके बाद की तो जर्नी में आपको कई बार बताया। ठीक है।